प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और अच्छी प्रकार से रह कर के जो भी वीडियो ऑनलाइन माध्यम से भेजे जा रहे हैं उनको पढ़ करके सुन करके और अपने ज्ञान में वृद्धि निश्चित रूप से कर रहे हैं। ऐसी आशा एवं विश्वास है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर जैसे पिछली वीडियो में कुछ बात हुई थी, आज पुनः हम उसी पर पूरा नहीं हो पाया था तो उसी पे बात दोहराएंगे। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। तो उस दिन हम लोगों ने उसके अर्थ और परिभाषा को जाना था और किस तरीके से कार्य करता है, इस सब की बातें की थी। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। जो टॉपिक बच गए थे उस पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हेरिडिटी और वातावरण में हम देखेंगे कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम का मतलब है जो बालक अपने पूर्वजों से जीन्सों के माध्यम से जो गुण और विशेषताएं उसको प्राप्त होती हैं, वह उसका वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो एक गाय का जो बछड़ा है वह अपने माता के समान ही उसकी आँख, नाक, कान, पैर सब होंगे। इसी तरीके से विभिन्न पक्षियों के छोटे छोटे अंडे से भी अनुमान लगाया जा सकता है जो जैसे होंगे उसके बच्चे भी उसी प्रकार से होंगे। इसका मतलब ये है कि ये संचित रहते हैं। ये गुण क्या है, संचित रहते हैं और संरक्षित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को ये जीन्सों के माध्यम से हस्तांतरित होते रहते हैं, जिससे कि उनके गुण हमेशा बचे रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों में वह जैसे एक पीढ़ी खत्म हुई तो आने वाली पीढ़ियों में उसका हस्तांतरण हो जाता है। इस प्रकार की कुछ समानताएं और विषमताएं भी इसमें देखने को मिलती हैं और उन समानताओं और विषमताओं के आधार पर अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि ये प्राणी के वंशानुक्रम में वही सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिन्हें वह अपने माता पिता व अपने से अन्य पूर्वजों से अथवा प्रजातियों से प्राप्त करता है। वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। और कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों के जो गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, विद्यमान होते हैं। जो सक्रिय होते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, जो निष्क्रिय हो जाते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसको हम कैसे किस किस मात्रा में, किस अनुपात में इनका हस्तांतरण होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो जीवन कैसे प्रारंभ होता है, बात आती है जीवन प्रारंभ कैसे होता है। तो जीवन प्रारंभ कहाँ से होता है, व्यक्ति के गर्भ में जब वो आता है तब वहाँ से जीवन का प्रारंभ होता है और इसी समय वंशानुक्रम संबंधित जो भी विशेषताएं हैं वो निश्चित हो जाती हैं और माता पिता के द्वारा संतानों को एक विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि नर और मादा या माता और पिता हैं, वो जब संभोग करते हैं तो संभोग के समय वीर्य का स्खलन होने पर कुछ शुक्र कीट जो हैं वह स्पर्म जिसको कहते हैं वो मादा के गर्भाशय के द्वार में जाकर के टकराते हैं और वीर्य के इन अनगिनत जो कीट होते हैं, छोटे छोटे स्पर्म होते हैं, इनमें से कोई एक कीट संयोगवश, ये संयोग ही कहें, संयोगवश मादा के गर्भाशय में स्थित जो अंडकोश होता है, ओव्यूम होता है, उससे वह संयोग करके एक संयुक्त कोष बना लेता है और संयुक्त कोष का निर्माण हो जाता है, जिसे ज़ोगोट कहा जाता है। और इसके निर्माण के साथ ही बच्चे का अस्तित्व ही प्रकाश में आ जाता है और वह एक भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में उसका विकास होने लगता है। इस तरीके से जो संयुक्त कोष है वो गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है, एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं। जिसके भीतर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं और ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में होते हैं। कैसे होते हैं, जोड़ों में होते हैं, पेयर में होते हैं और एक साथ संयुक्त कोष में
गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं। की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। और जिनमें से आधे 23 माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। इस तरीके से 23 मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको कहें 23 जोड़े होते हैं। तो इन प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं जीन्सों या जिसे हिंदी में पितरय बोलते हैं, इन्हीं के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है। जो माता पिता के गुण और विशेषताएं हैं उनकी संतानों में इन्हीं जीन्सों के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है। और इस प्रकार अगर ये बातें ध्यान से देखें तो माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वह उसी रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह माता पिता द्वारा प्रदान किए गए जीन्सों के माध्यम से गर्भ में जीवन प्रारंभ होने के समय ही मिल जाता है। और जो शुक्र होते हैं और जो अंड होते हैं उनका निषेचन होने के समय ही सब प्राप्त हो जाते हैं। अतः वंशानुक्रम का संबंध जीवन प्रारंभ होने की उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता के माध्यम से एक बच्चा अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित कुछ गुण और विशेषताओं को लेकर के अपना जीवन व्यापार शुरू करता है। उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम के संबंध में कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप काले हैं, बच्चा गोरा हो गया, या माँ बाप बहुत बुद्धिमान है, बच्चा मूर्ख हो गया, या माँ बाप अंधे लूड़े लंगड़े हैं, मानसिक रूप से दुर्बल हैं, तो बच्चा इन सब दोषों से मुक्त हो गया। बच्चा अपने किसी भाई बहन से नहीं मिलता, बिल्कुल अलग है। तो ये सब विषमताएं क्यों होती हैं? इनकी कुछ कारण है जिसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसी विशेष अनुकूल समय में पिता के जो अनगिनत शुक्र कीट होते हैं वह किसी एक कीट द्वारा माँ के गर्भाशय में स्थित जो अंड होते हैं उसके निषेचन से बच्चे के जन्म की शुरुआत होती है। और इसके जो 23 जोड़े माँ के होते हैं और 23 जोड़े पिता के होते हैं, ये मिलकर के 46 बनते हैं। तो माता पिता द्वारा ये कौन से कीट जा करके उससे मिल रहे हैं, ये एक संयोग बस होता है ना। तो कुछ ऐसे कीट मिल सकते हैं जो उसके गुण से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये मात्र संयोग है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो भी प्रत्येक हैं वह जीन्स है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इनका ट्रांसमिशन होता है माता पिता द्वारा इन गुणसूत्रों में उनके अपने पक्ष के जो हैं और माता के पक्ष दोनों पक्षों में उपस्थित होते हैं। तो ये बातें आती हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। जुड़वा बच्चे में दोनों या तो लड़के हो गए या दोनों लड़कियां हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है एक लड़का और एक लड़की होती है। इसका क्या कारण है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वंशानुक्रम अथवा जुड़वा बच्चे या इसको एमएज या ट्विंस बोलते हैं, कैसे होते हैं? जैसा कि पहले हमने बताया कि जो नर के शुक्र होते हैं, शुक्र कीट में से कोई एक कीट ही गर्भाशय में स्थित अंड से संपर्क स्थापित करता है। बहुत सारों में से कोई एक ही, और यह संयोग है, पता नहीं कौन सा कीट जाकर के उसे संपर्क स्थापित करके और निषेचन की क्रिया संपन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की जीवन लीला प्रारंभ होती है। और लेकिन कभी कभी इस प्रकार की सामान्य प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। ये जो सामान्य प्रक्रिया है ये नॉर्मल है, ऐसा अधिकतर होता है, लेकिन इसमें कभी कभी अंतर आ जाता है। और माँ के गर्भ में एक ही समय एक प्राणी के स्थान पर 2 या 3 प्राणी पलने लगते हैं। तो जुड़वा बच्चों का जन्म इस प्रकार एक असामान्य प्रक्रिया है। अगर हम इसको कहें अब नॉर्मल प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और इसको एक अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें एक माँ के 2 बच्चे एक ही समय उसके घर में आते हैं और लगभग एक ही साथ जन्म लेते हैं। उनका रंग रूप आकार भी लगभग एक समान ही होता है। इस प्रकार के जुड़वा बच्चे के 2 रूप होते हैं। एक समय यमज का मतलब होता है दोनों पुत्र हों या दोनों पुत्रियाँ हों, और दूसरा बंधु यमज का मतलब होता है इसमें एक लड़का और एक लड़की, इस तरीके से होते हैं। तो अब हम लोग सम यमज पर बात कर लेते हैं। सम यमज बच्चे कैसे पैदा होते हैं, है ना। तो जिसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब पुरुष का कोई शुक्र कीट गर्भाशय में स्थित जो अंड है
उसका निषेचन करता है, तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडा 2 भागों में बढ़ जाता है। ऐसी एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है, पुनः ये दोनों भाग इकट्ठे होकर के एक संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी ये तो सामान्य प्रक्रिया में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामान्य प्रक्रिया में यमज नहीं जुड़ते बल्कि अलग अलग रहते हैं, तो उसे असामान्य प्रक्रिया कहते हैं। तो अलग अलग जो यमज हो जाते हैं तो ये अलग अलग विकसित हो जाते हैं। इस तरीके से 2 प्राणी हो जाते हैं। क्योंकि एक ही शुक्रकीट के निषेचन से दोनों अलग हुए हैं, इसलिए इनके रूप, रंग, आदत, रुचि सब कुछ एक समान होगा। और ऐसी स्थिति में दोनों समान संतानें होंगी, चाहे पुत्र हों या पुत्रियां हों, दोनों होंगे। तो सामान्य अवस्था में दोनों भाग मिलकर संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं। लेकिन जब असामान्य बात होती है तो इसमें ये बल्कि संयुक्त नहीं होते, बल्कि ये दोनों भाग मिलते ही नहीं, अलग अलग भागों के रूप में ये जीव माँ के गर्भ में पलने लगते हैं। और दोनों भाग आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, नहीं रहते हैं और अलग अलग भागों के रूप में और आपस में जुड़े हैं। तो एक ही शुक्रकीट और एक ही अंड के संयोग से चूंकि उत्पन्न हुआ है, इसी कारण से इसमें एक ही जैसे गुणसूत्र, एक ही जैसी विशेषता, एक ही जैसे प्रयोग होते हैं, जिसके कारण इनका लिंग भी एक समान ही होता है तथा इनका रंग, रूप, आकृति, गुण भी इनके में समानताएं देखी जाती हैं। अब दूसरा है बंधुयमज, मतलब अलग अलग लिंग होंगे, एक पुत्र होगा एक पुत्री होगी। ये कब होता है? साधारणतः माँ जब एक माह के अंदर स्त्री के प्रजनन द्वारा या प्रजनन अंगों द्वारा एक अंड का निर्माण होता है, एक अंड तैयार होते हैं। तो संयोग के समय गर्भाशय में आकर के कुछ पुरुष जो शुक्रकीट होते हैं वह उनका वो प्रतीक्षा करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अंडे के स्थान पर 2 अंडे बन जाते हैं और एक से अधिक अंडे तैयार हो जाते हैं और संयोगवश ये अलग अलग अंडे जो हैं अलग अलग शुक्रकीटों से निषेचित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप माँ के गर्भ में एक से अधिक या दो से अधिक संयुक्त कोषों के रूप में 2 अलग अलग बच्चे की जीवन लीला प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से पैदा हुए बच्चे बंधुयमज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बंधुयमज कहलाते हैं। और इन दोनों में चूंकि भिन्न भिन्न अंड और भिन्न भिन्न शुक्रकीट से निषेचित हुआ है, तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे उनकी अलग अलग होगी और विशेषताएं उनकी अलग अलग होगी कि दोनों ये अलग अलग शुक्रकीटों द्वारा निषेचित 2 अलग अलग अंड द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए सम यमज जैसी इसमें समानताएं नहीं होती हैं, बल्कि ये अलग अलग लिंग हो सकते हैं तथा इनके गुण और विशेषताओं में पर्याप्त अंतर देखे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्विंस कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। अब हम देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या हैं, किस पर ये कार्य करता है। कुछ प्रमुख बातें जिस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले जीव वैज्ञानिक और तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन और प्रयोगों में के माध्यम से वंशानुक्रम तथा वंशक्रम की प्रक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिफल मिलता है उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए और इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करना यहाँ पे उचित होगा। सबसे पहले बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय जो जाता है वो बीजमैन नामक मनोवैज्ञानिक है उसको जाता है और उनके अनुसार मानव शरीर में 2 प्रकार के कोष होते हैं। इनका कहना था कि मानव के शरीर में 2 प्रकार के कोष होते हैं, एक दैहिक कोष जिसको सोमैट्रिक सेल्स तथा उत्पादक कोष जर्म सेल्स है ना, इस तरीके से 2 कोष होते हैं, दैहिक कोष और उत्पादक कोष। जहाँ शारीरिक संरचना को अपना एक रूप देने का कार्य दैहिक या शारीरिक कोषों द्वारा होता है, वहीं जन्म देने का कार्य किसके द्वारा होता है? उत्पादक कोषों द्वारा संपन्न किया जाता है। इन उत्पादक कोषों का निर्माण बीज कोषों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज कोषों द्वारा इनका निर्माण होता है। बीज कोष निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है? निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। माँ बाप अपनी संतानों को उन बीज कोषों
का हस्तांतरण करते हैं। जो बीज कोष होते हैं माता पिता उसका अपने आने वाले संतानों में हस्तांतरण करते हैं, जो उन्हें अपने माँ बाप से मिले हैं, है ना। उन्हें अपने माँ बाप से मिले इसलिए वो अपने माँ बाप को, अपने पुत्र को, फिर वो उसका पुत्र अपने आने वाले पुत्र को हस्तांतरित करेगा। इस तरीके से उनके माँ बाप ने भी ये इसी तरह से हस्तांतरित किए थे। तो दूसरे शब्दों में माँ और पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं, संरक्षणदाता होते हैं, और जो उन्हें अपने बालकों को प्रदान करने होते हैं। और इन बीज कोषों में ही वंशक्रम संबंधी धरोहरें और पूंजी एक तरीके से सुरक्षित रहती है। और इस तरह बीज कोषों के हस्तांतरण के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित जो वंशक्रम है, उससे संबंधित जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसका बालकों में संक्रमण होता रहता है। और यही कारण है कि मानव की संतान मानव होती है, पशु पक्षियों की संतान पशु पक्षी होती है। और इस तरह से इसका यही कारण है कि बीज कोष होते हैं जिसका हस्तांतरण आने वाली पीढ़ियों में करता है। इसी प्रकार बीज मैन के अनुसार एक बालक उतना ही प्राचीन है जितना कि उसके वंश के वंश प्राचीन है। और कुछ गुण और विशेषताएं इन पूर्वजों में थी, और सभी विशेषताओं और गुण आज की पीढ़ी में भी देखने को मिलते हैं। बीज में आने वाली पीढ़ियां द्वारा जो कुछ भी अपने प्रयत्नों के द्वारा उपार्जन किया गया, ज्ञान अर्जन किया गया, जो गुण और विशेषताओं का अर्जन किया गया, जो भी परिवर्तन किए गए, उनका प्रभाव बीज कोषों में नहीं पड़ता है, इसलिए उनका हस्तांतरण भी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। बीजमैन ने अपने इन विचारों की पुष्टि के लिए चूहों पर प्रयोग किए, और उनके प्रयोगों के द्वारा यह देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूँछ वह काटता गया, परंतु जो भी नए बच्चे जन्म लेते थे उनकी पूँछ रहती थी, तो पूँछ कटी हुई नहीं रहती थी। तो इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला है, निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक संरचना संबंधी किसी भी संशोधन अथवा बदलाव, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो, नई पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होते हैं। सिर्फ बीज कोष के जो गुण और विशेषताएं हैं उनका ही हस्तांतरण आने वाली पीढ़ियों में होता है। तो नई पीढ़ी वैसा ही होती है जैसा कि उसकी पुरानी पीढ़ी और उसके माता पिता और उसके पूर्वज थे। इस तरीके से अगर हम देखें तो उसके अंश के पहले से चले आ रहे पूर्वज के जो अंश हैं वही रहते हैं। तो यही बात हमें अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में भी दिखाई देती है, दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी दिखाई देती है। जैसे लूले लंगड़े माँ बाप की संतानें लूले लंगड़ी पैदा नहीं होती हैं। जिन माँ बाप के चेहरे पर चेचक के धब्बे हैं, चोट के निशान हैं, जले कटे का निशान है, तो ये चीज़ उनकी आने वाली पीढ़ियों में उसका हस्तांतरण नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे हैं? शारीरिक चीज़ें, बीज कोष से अलग। तो क्रो और क्रो ने इसी बात की पुष्टि करते हुए लिखा है कि एक माँ बाप जो कि ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला बना लेती है, लेकिन उसके बाल घुंघराले तो देखने में लगते हैं, लेकिन ये चूँकि वंशक्रम की विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे पाती। इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि जैसे कुशल बढ़ई बहुत अच्छा कारीगर है, फर्नीचर का निर्माण करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका जो पुत्र है वो भी कुशल कारीगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस क्षमताओं को वंशक्रम की धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं कर लेता है, और उसे आवश्यक प्रेरणा और प्रशिक्षण के आधार पर अपने पिता जैसी या उससे भी अधिक कुशलता ग्रहण करने में ये मदद नहीं करते हैं। तो इस तरह से विकास के लिए आवश्यक है कि उन आधारभूत योग्यताओं और क्षमताओं का ही वंशक्रम धरोहर के रूप में नई पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, जो बीज कोष के रूप में सुरक्षित रहते हैं। कहाँ सुरक्षित रहते हैं? बीज कोष में ही सुरक्षित रहते हैं। और किसी भी अवस्था में अर्जित कुशलताएं, ज्ञान, अनुभव, रुचियाँ तथा आवृत्तियाँ आदि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण नहीं होता है। ये तो हो गया बीजमैन के निरंतरता का सिद्धांत। बताता है कि जो भी गुण और विशेषताएं हैं वो निरंतर एक क्रम में चलते रहते हैं। माता पिता उसको संरक्षित रख के अपने संतान को देते हैं, फिर संतान उसको संरक्षित रख के वो अपनी संतान को दे देती है। इस तरीके से वो निरंतरता उसमें बनी रहती है, और वही और गुण विशेषताओं का हस्तांतरण होता है जो बीज कोष में गुण विशेषताएं संरक्षित होती हैं। तो इस तरीके से बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत यह हमें बताता है। दूसरा है गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत, गाल्टन का बायोमेट्री थ्योरी।
ये क्या बताता है? वंशानुक्रम संबंधी अध्ययनों से प्रयोगों से प्रयुक्त अपनी सांख्यिकी विधियों की सहायता से गाल्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल वर्तमान यानी जो माता पिता ही नहीं बल्कि बालक के सभी पूर्वज, जितने भी पूर्वज हैं, वो घटते हुए प्रभाव के आधार पर अपना कुछ न कुछ योगदान बालक के वंशानुक्रम को सौंपने हेतु देने की चेष्टा करते हैं। माँ बाप और पूर्वजों द्वारा यह योगदान गाल्टन के ने कुछ नियम बताए ही अनुसार होता है। जैसे माँ के द्वारा, जैसे माँ है तो माँ 1/4 और पिता है तो पिता भी 1/4 अपने गुण सूत्रों को धरोहर के रूप में संतान को देता है। इस तरीके दोनों को मिला दिया जाए 2/4 और इसको हल करें तो 1/2। तो माता पिता के द्वारा वंशक्रम धरोहर का कुल 1/2 भाग बालक को मिलता है। जो माता पिता होते हैं उन माता पिता के द्वारा, माता और पिता के द्वारा जो वंशक्रम है वो कितना मिलता है? 1/2 भाग बालक को मिलता है। 1/2 भाग उसका बालक को मिलता है। कैसे मिलता है? ये 1/4 भाग पिता देता है और 1/4 भी माता देती है। निकलेगा कि क्या हो जाएगा? 2/4। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। इस तरीके से माता और पिता 1/2 भाग जो गुण है उसको वह अपने संतानों को देते हैं। इसी तरीके से बाबा और आजी हो गए, दादा नाना नानी, इनमें से प्रत्येक के द्वारा 1/16 भाग, बाबा दादा नानी इनमें से प्रत्येक के द्वारा 1/16 यानी 1/4 भाग मिलाकर के कितना हो गया? 1/16। 1/16 भाग बच्चे को प्रदान किया जाता है। अगर इसको हम अनुपात में देखें तो इसी तरह सभी चारों का कुल भाग 1/4 भाग प्रदान किया जाता है। और इसकी घटते हुए क्रम में पहले पूर्वजों का योगदान बना रहता है। जैसे जैसे पीछे पीढ़ी जाती है उनका योगदान थोड़ा सा घटने लगता है। जिसे गाल्टन ने कुछ इसके लिए समीकरण बनाए हैं। जैसे 1/2 आप 1/2 माता पिता पेरेंट्स के द्वारा, फिर 1/4 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी नाना नानी हैं उनके द्वारा, फिर प्लस 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट ग्रैंड फादर्स जो उसके परदादा हैं उनके द्वारा, फिर 1/16 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स यानी परदादा के परदादा से 1/16। इस तरीके से ये चलता रहता है। और द टोटल नंबर्स ऑफ इंटर चेंज। इस तरीके से गाल्टन ने बताया कि कैसे माता पिता के द्वारा, दादा दादा नानी नानी और परदादा के द्वारा बच्चे को गुण सूत्रों का स्थानांतरण होता है। ठीक, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं 1/2 माता पिता है ना, 1/2 माता पिता ठीक, 1/2 माता पिता और प्लस हो गया 1/4 दादा दादी और नाना नानी, फिर प्लस 1/8 परदादा, इसको बोलते हैं परदादा है ना, परदादी दादी है ना, या पर नाना इस तरीके से। फिर प्लस 1/16 है ना, पर दादा है ना, पर दादा पर दादी प्लस पर नाना प्लस पर नाना। इस तरीके से क्रम चलता रहता है और चलते चलते ये 1 आ जाता है। 1 द टोटल इंटर चेंज। इस तरीके से याद का जाएगा। ये गाल्टन ने अपने सूत्र के द्वारा इसको बताया कैसे इसमें देखा जाता है।
अब बात आती है तीसरा है मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत। किसका है? मेंडल का। जॉन मेंडल के थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में जीव विज्ञान में। तो एक ये पादरी थे और अपनी रुचि और अध्ययन और अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप आज एक विख्यात और प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री तथा वंशक्रम अनुसंधानकर्ता के रूप में इन्हें याद किया जाता है। और इनके द्वारा मटर की कई प्रजातियों के संक्रमण को लेकर के किए गए प्रयोग काफ़ी चर्चित हैं। और अपने एक प्रयोग में उन्होंने मटर के 2 किस्मों, लंबी और छोटी तथा बौनी को समान संख्या में बोया। इन दोनों को मिला करके उन्होंने समान संख्या में बोया और इनमें से मटर के पौधे उगे। और जो मटर के पौधे उगे वह बड़े होकर के उनसे जो मटर के दाने प्राप्त हुए वह वर्ण संकर बीजों को पुनः उन्होंने बोया और पुनः बोया तथा उनसे जो पौधे और बीज प्राप्त हुए उन्हें फिर बोया। और इस तरीके से वह वर्ण संकर बीजों को बार बार बोता रहा और इस तरीके से मटर के बीज प्राप्त कर रहे और अपने इन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम उन्होंने निकाला उन्हें इस प्रकार थे। जैसे कुछ परिणाम थे जो आपके सामने रख रहे हैं। शुद्ध लंबी तथा शुद्ध बौनी प्रजाति के मटरों के बीजों से पहली बार वर्ण संकर प्रजाति के पौधे उगे, वह सब लंबे आकार के थे। जो पहली बार उगे वे सब लंबे आकार के थे। और इन लंबे आकार के पौधों से फिर जब बोया गया तो प्राप्त बीजों को जब बो करके दूसरी फसल तैयार हुई तो पौधे जो प्राप्त हुए लंबे और बौने दोनों आकार के पौधे हुए और इनकी संख्या 3:1 के अनुपात में हुई। फिर अगली बार जब बोया गया इन बीजों से तो दूसरी संतति प्राप्त लंबे बौने आकार के पौधे बीजों को पुनः बोया गया और तीसरी संतति प्रजाति से मटर के पौधे पाया कि बौने बीजों ने अपनी प्रजाति को पौधों को जन्म दिया, जबकि लंबी प्रजाति के बीज लंबे तथा बौने दोनों आकार के निम्न अनुपातों में हुए। इस लंबी प्रजाति के 1/3 पौधे ने लंबी प्रजाति के पौधे हो गए। फिर लंबी प्रजाति के शेष 2/3 पौधे लंबे तथा बौने प्रजाति के 3/1 अनुपात में पैदा हुए। तो मेंडल के उपरोक्त परिणामों से अगर हम देखें तो इस चित्र के साथ दिखाया जा सकता है कि जो पहला लंबा और बौना बोया गया, फिर प्रथम पीढ़ी में बोया तो सभी वर्ण संकर लंबे हुए। फिर द्वितीय पीढ़ी में जब इनको बोया तो 3 लंबे में से 1 बौना हुआ, 3 लंबे हुए 1 बौने हुए। और फिर तृतीय पीढ़ी में जब बोया गया तो सभी लंबे हुए, है ना। और 3 लंबे में 1 छोटा हो गया, 3 लंबे में 1 छोटा हो गया और सारे बौने, लास्ट में सारे बौने हो गए। इस तरीके से इन्होंने प्रजाति अलग अलग की। तो मेंडल के इन प्रयोगों द्वारा वंश क्रम के संबंध में 2 मुख्य नियम निकल के आए, उपनियम निकल के आए जिन्हें कह सकते हैं। पहला प्रभावशीलता या प्रधानता का नियम। पहला नियम कौन सा निकल के आया? प्रभावशीलता या प्रधानता का नियम। इस नियम के अनुसार जब इन्हीं 2 विरोधी गुणों या विशेषताओं वाली प्रजातियों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है तो वर्ण संकर में उसी गुण की प्रधानता रहती है जो अधिक प्रभावशील होता है। और मेंडल के प्रयोग में लंबापन बौनापन पर हावी था, इसलिए ज़्यादातर प्रबलता लंबेपन की थी, जिससे उगने वाले जो पौधे थे वो अधिक मात्रा में लंबे उगे और विशुद्ध लंबे आकार के पौधे की थी। और बाद की संततियों में भी इसी गुण की प्रधानता पाई गई। तो उन्होंने पहला नियम बताया कि प्रभावशीलता के प्रधानता के नियम में जो ज़्यादा प्रभावी होंगे उनके गुण ज़्यादा दिखाई देंगे। दूसरा अलगाव या पृथकता का नियम। ये नियम बताता है कि वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों जैसे मटर के पौधे के लंबापन और बौनापन को बनाए रखने का प्रयत्न करती रहती हैं। बार बार बोने पर भी उसके गुण बने रहे और इस प्रकार इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने विशुद्ध गुणों और विशेषताओं का प्रदर्शन करता रहा और अंततः उनका झुकाव वर्ण संकर गुणों से मुक्ति पाकर के अपनी प्रजाति के शुद्ध गुणों और विशेषताओं को पाना ही होता था। मेंडल के उपरोक्त प्रयोगों की भली भांति देखा गया कि तीसरी संतति में बौने पौधे के 100% बौने पौधे ही प्राप्त हुए और लंबे
पौधे ने भी केवल कुछ ही छोड़ करके बाकी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से वंशक्रम के अभी तक सभी उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों और इस बात पर बल देते हैं कि अर्जित गुण या विशेषता का संक्रमण नहीं होता है। यानी जिन गुणों का विशेषताओं का अर्जन किया जाता है उनका अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन नहीं होता। परिवर्तन या विकास चाहे वह शारीरिक संरचना हो, क्षमता हो या उसके व्यवहार हो, उसका परिमार्जन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। और बात कुछ अगर देखें तो अटपटी सी लगती है। अगर ऐसा ही है तो हमारे पूर्वज बानरों तथा उससे पहले किसी निचले मंजिलों के प्राणियों जैसे थे, तो विशेषताओं धीरे धीरे कुछ न कुछ विशेषताएं लिए रहते हैं और कुछ अपनी भी विशेषताएं होती हैं। तो विकासवाद और उसके सिद्धांतों को फिर जन्म ही कहाँ मिलता और सृष्टि का जो विकास चक्र है उसका प्रारंभ भी नहीं होता। तो सौभाग्य से यह बात नहीं है। विकास होना एक निश्चित बात है तथा इस क्रमिक विकास और उद्भव में अर्जित गुण और विशेषताएं जो हैं उनका संक्रमण होना निश्चित है, शाश्वत है। और इस बात को प्रकाश में लाने का श्रेय अगर हमें देखें तो दो प्रमुख जीव शास्त्री तथा वंशवादियों जिसमें चार्ल्स डार्विन तथा लेमार्क को है। आगे की पंक्तियों में हम इन दोनों सिद्धांतों को भी देखेंगे। तो डार्विन का सिद्धांत, डार्विन के अनुसार प्राणियों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। प्राणियों का जो जीवन हो कैसा है, संघर्षों से भरा हुआ है और सभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष में प्राणी अपने आप को बचा पाने में समर्थ पाते हैं, बचे रहते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं और अपने आप को निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो अगर पीछे की ओर मुड़ करके देखा जाए तो बहुत सी ऐसी प्रजातियां आज भी कहीं कहाँ भी अता पता भी नहीं है और किसी कारण से अपने आप में वातावरण के अनुकूल परिवर्तनों लाने और उनमें आने वाली पीढ़ियों में उसका संक्रमण कर पाने में असफल रही, जिससे विलुप्त हो गई। और इसके विपरीत कुछ ऐसा कार्य कर सके जो आज भी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनों को संक्रमित करते हुए नए रूपों में आ रही और आगे बढ़ रही। इस तरह से डार्विन के इस उद्भव और विकास के सिद्धांत द्वारा प्रजातियां अपने आप में वातावरण से समायोजित होने के प्रयास में हेतु कुछ आवश्यक परिवर्तन, सुधार या विकास का कार्य करती हैं और उनका यह विकास प्राकृतिक चयन पर आधारित होता है। उनमें से यह परिवर्तन सहज रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा करने हेतु स्वाभाविक ढंग से होता जाता है। वह उसी का चयन करके अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं और जो उनके अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से में मदद कर सके और फिर वही परिवर्तन वह स्वाभाविक रूप से वंशक्रम की धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हैं। इस तरीके से डार्विन का सिद्धांत। फिर दूसरा है लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क ने भी अपने अनुभवों और प्रयोगों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्जित गुणों और विशेषताओं में आने वाली पीढ़ियों के संक्रमित करने की बात अपने विकासवादी सिद्धांत में की और उनके अनुसार सही प्रजातियों में परिवर्तित परिवेश में अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित करते रहने के लिए जन्मजात तक आंतरिक प्रवृत्ति मूलभूत आवश्यकता के रूप में पाई जाती है और इसी के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राणी अपने आप में शरीर व्यवहार दोनों को लेकर के और आवश्यक परिवर्तन करने की ओर अग्रसर रहता है, बढ़ता है और ताकि वह परिवर्तित परिवेश के अनुसार बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल करके उसमें समायोजन स्थापित कर सके और आने वाली पीढ़ियों से उनके परिणामों से स्पष्टता परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर जिराफ है, जिराफ की गर्दन आकार में छोटी थी और अपनी आवश्यकता के लिए उसको ऊपर करते करते बढ़ते परिवर्तन और विकास की जननी कहे जाने की किस प्रकार से उसका टहनियों के पास पहुँचने के लिए व भोजन के लिए प्रयास करता रहा। इस तरीके से उसकी आने वाली पीढ़ियों के गर्दन क्या हो गए, लंबी हो गई और हस्तांतरण करते रहा जिससे
अगले आने वाली पीढ़ियों में उसका विकास होता है। इस तरीके से आप उसका लेमार्क का सिद्धांत। अब फिर वंशक्रम संबंधी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लॉज ऑफ हेरिडिटी, वंशक्रम के जिन सिद्धांतों की हमने अभी चर्चा की, उन सिद्धांतों से ही कुछ नियम निकल करके आते हैं और उन नियमों को एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है और उसको भी जानना है। पहले समानता के नियम है ना, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ये क्या है? इस नियम के अनुसार जैसी उसकी माता पिता होते हैं वैसी ही संतानें होती हैं। और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो यह नियम यह कहता है कि माता पिता के गुण का उसकी संतानों में उसी रूप में जाना एक स्वाभाविक है, ऐसा होता है। और यही कारण है कि गोरे माता पिता के बच्चे गोरे होते हैं, काले माता पिता के बच्चे काले होते हैं, लंबे माता पिता के बच्चे लंबे होते हैं, बौने माता पिता के बच्चे बौने होते हैं, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। तो ये इसी कारण है समानता। नेपाली तथा जापानी माँ बाप के बच्चे की ऊंचाई उनके माता पिता चेहरे चौड़े होते हैं उस अनुसार देखते हैं। और इसी तरह से अफ्रीकन लोगों के रंग रूप और बालों के घुंघरालेपन के नियम के अनुसार उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वही चीज़ें देखी जाती हैं। इस तरीके से वंशानुक्रम का जो पहला नियम है समानता का नियम। समानता की इस नियम की सभी तरह की सभी स्थितियों का अनुपालन हो यह आवश्यक नहीं है, कभी कभी नहीं भी होता है। ऊपर देखने में यह सार्वभौमिक लग सकता है, जैसे आम से आम पैदा होते हैं, बबूल में बबूल, नींबू में नींबू, संतरा में संतरा। आदमी की संतान आदमी होती है, बंदर की बंदर होती है, गधा की बंदर नहीं होती। परंतु यह भी हो सकता है गोरे माता पिता की संतानें काली हों या काले माता पिता की संतानें गोरी हों। और अल्प बुद्धि माता पिता के बच्चे कुशाग्र बुद्धि की तीव्र बुद्धि के हो जाएं और विद्वानों के बच्चे मूर्ख हो जाएं। इसी तरह से माँ बाप और बालकों में पाई जाने वाली इन असमानताओं और भिन्नताओं को समझने हेतु निश्चित रूप से वंशक्रम की प्रक्रिया और परिणामों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की किन्हीं अन्य प्रणालियों की सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, विभिन्नता के नियम, लॉ ऑफ वेरिएशंस। वंशानुक्रम संबंधी इस नियम का अनुसरण करते हुए यह बात स्पष्ट हो सकती है कि बच्चे अपने माता पिता या पूर्वजों से जैसा भी आवश्यक हो, बल्कि उनकी बातों में अलग होना ही स्वाभाविक। विभिन्नताओं के कारण की तलाश करते हुए सोरेसन ने लिखते हैं कि इन असमानताओं और विभिन्नताओं के पीछे माँ बाप के उत्पादक कोषों जर्म सेल्स का हाथ होता है। उत्पादक कोषों से ही जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोजोम्स हैं, वह तथा जीन्स के रूप में अनुवांशिकी के वास्तविक निर्धारक तत्वों का निवास होता है। इन्हीं के हस्तांतरण में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और अनुवांशिक संबंधी गुणों और विशेषताओं का असमान हस्तांतरण माता पिता के द्वारा बालकों में होता है। तो विभिन्नताओं को लेकर के एक बात यह स्पष्ट है कि गर्भाधान के समय यह पता नहीं होता कि किस प्रकार के गुण और जीन्स उसको माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए हैं, और यह एक महज संयोग की बात है। संयोग से ही ऐसा होता है, इसके लिए कोई नियम कोई सिद्धांत नहीं बना है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की किस प्रकार के गुण और विशेषताएं वंशक्रम की देन के रूप में मिल जाएं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। और एक ही माता पिता की संतानें, यहाँ तक कि एक ही लिंग और जुड़वा बच्चों में विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। और दूसरी ओर, जैसा कि बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि माता पिता के उत्पादक कोषों में पूर्वजों के गुण और विशेषताओं से युक्त क्रोमोसोम्स तथा जीन्स जिन्हें भी कहते हैं, इनमें से कोई भी क्रोमोजीन्स तथा जीन्स बच्चों के संयोगवश विरासत में मिल सकते हैं। फलस्वरूप वह अपने माता पिता किसी साम्य न रख करके किसी गुणों और विशेषताओं में उनकी किसी भी पूर्वज जैसा हो सकता है। इन असमानताओं तथा विभिन्नताओं को मेंडल, डार्विन, लेमार्क द्वारा प्रतिपादित कुछ अन्य सिद्धांतों के आधार पर यह समझा जा सकता है, जैसा कि मेंडल ने इसी प्रकार की विभिन्नताओं के संकुरण की संभावना को अपने मटर के पौधे पर प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया, और डार्विन, लेमार्क ने विकासवाद सिद्धांत में यह बताया कि आगे आने वाली पीढ़ियां अपने आप में परिवर्तन पर्यावरण के
अनुसार ढालने लगती हैं और अपने उनके जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, यथानुकूल उसमें परिवर्तन करती रहती हैं और इन अर्जित परिवर्तनों का वो नई पीढ़ियों में उनके द्वारा संक्रमण होता भी रहता है। अगर आने वाली पीढ़ियाँ पहले की पीढ़ियों में भिन्नताएं नजर आती हैं तो आने लगती हैं, तो इसे स्वाभाविक और आवश्यक ही समझा जाना चाहिए। इस तरीके से विभिन्नता का नियम बताता है। अगला है प्रत्यायन का नियम, लाभ रिग्रेशन। वंशक्रम संबंधी यह नियम बताता है कि धारणा पर आधारित है कि जिसका अर्थ है मनुष्य मात्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों विशेषताओं के संक्रमण हेतु औसत की ओर जाने की स्वाभाविक आंतरिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि परिणाम स्वरूप, जैसा कि क्रो ने अनुमोदित किया है कि माता पिता बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं परंतु माता पिता जैसे नहीं होते हैं। इसी रूप में प्रतिभा से युक्त बच्चे माता पिता के समान तो होते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं होते हैं। उनसे धीरे धीरे आने वाली संतानों में उनकी प्रतिशतता घटती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो निर्बल हो जाते हैं गुण। तो इस तरीके से, इस प्रकार से कोई भी गुण और विशेषता जब वंश क्रम के धरोहर के रूप में संक्रमित होती है तो उसकी प्रवृत्ति औसत की ओर जाने की अधिक होती है और औसत से बहुत अधिक या बहुत कम होने की नहीं है। इसलिए महान संगीतज्ञ, कलाकार, वैज्ञानिक के अपने बच्चे माँ बाप की ऊंचाइयाँ पर कभी नहीं छू पाते हैं तथा इसी तरह से अल्पबुद्धि माता पिता के बच्चे सदैव ही माता पिता की बुद्धि स्तर के से थोड़ा सा अधिक ही पाए जाते हैं। तो ये नियम है लाभ रिग्रेशन का नियम। इस तरीके से हमने वंशानुक्रम और इस पर पूरी बातें बता दी। अब थोड़ा सा इसको निष्कर्ष के रूप में हम देखें या कंक्लूजन एंड एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन देखें, क्या है इसका महत्व, क्या है शिक्षा जगत में। तो बालकों की सामान्य विशेषताओं से परिचित होना, उनके व्यक्तिगत भेदों, वंशानुक्रम संबंधी भेदों का ज्ञान रखना जिससे उनको शिक्षा प्रदान करने में काफ़ी मदद मिलती है। एक बात यह स्पष्ट है कि चाहे इन नियमों और में काफ़ी अंतर भी देखा गया, सिद्धांतों में भी काफ़ी अंतर देखा गया, लेकिन विरोधाभास नज़र आते हैं। कहीं न कहीं इनके तीनों में एक ही उद्देश्य, एक ही बातें हैं कि वंशक्रम संबंधी धरोहर का संक्रमण किस रूप में होता है, कैसे होता है। और यही बात इसलिए कि अगर इन तीनों नियमों में अलग अलग रूप में न रख करके समन्वय आदि दृष्टिकोण अपना लें तो इसमें वंशक्रम की धरोहर, उसकी प्रक्रिया और परिणामों में जानने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। और आइए ऐसे प्रयत्न करके देखा जाए। एक बालक को सभी गुण और विशेषताएं वंशक्रम के जरिए विरासत में तो प्राप्त होंगी और जिन पर सामान्यतः मनुष्य होने के नाते उनका अधिकार होता है और तथा जिन्हें धारण करने पर ही मनुष्य के रूप में उसे पशु पक्षी, जीव जंतु, धरती पर उपस्थित अन्य भौतिक वस्तुओं से अलग समझा जाता है। थोड़ा आगे चलें तो हम यह पाएंगे कि बालक इन गुणों और विशेषताओं को भी थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ धरोहर के रूप में ग्रहण करता है और उन्हें अपने आने वाले वंश पीढ़ियों में इसका स्थानांतरण भी करता है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारियाँ वैचारिक बालकों को उनके वर्तमान रूप में समझने, जिससे व्यक्तिगत भेदों के रूप में कार्यक्रम तय करने में मदद मिलती है मनुष्य के रूप में, तथा किसी जाति या वंश से संबंधित होने के नाते किस प्रकार से किस योजनाओं और क्षमताओं की अपेक्षा की जा सकती है, इसके अनुरूप ही उसकी शिक्षा और विकास प्रयत्नों की मंजिल पर राह बनाई जा सकती है। जैसा आप सभी जानते हैं, इस नियम के आधार पर जहां हमें यह अनुमान लगाने की अपेक्षा में सहायता मिलती है माता पिता, वंश परंपरा तथा प्रजातियां तथा जाति विशेषता के आधार पर बालक के बारे में क्या सोचा जाए, क्या भिन्नताएं का नियम, प्रत्यायन नियम हो गया और उनमें से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो इस तरीके से प्रत्यायन का नियम रिग्रेशन निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि वंशक्रम धरोहर के रूप में किसी गुण को ग्रहण करने हेतु बालकों की प्रवृत्ति औसत की ओर जाने की होती है, एवरेज की ओर जाने की होती है। यहाँ निश्चित रूप से यह आशा की किरण दिखाई देती है, विशेष रूप से उन बालकों के लिए जिनके माता पिता वंशक्रम धरोहर के रूप में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो योग्यता और क्षमताओं की दृष्टि से काफ़ी निम्न कोटि के माने जाते हैं। औसत की ओर जाने की दृष्टि अपने माता पिता के स्तर के से एक बेहतर स्तर पर पा सकेंगे और परिणाम स्वरूप पौने माता पिता के बच्चे उनसे अधिक ऊंचे
होने लगेंगे, अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें कुछ अधिक बुद्धि प्राप्त कर सकेंगी। और उजिन अध्यापकों के लिए यहाँ स्पष्ट चेतावनी, जैसे आप जैसे संतानें के नियम के अनुकरण करते हैं, ऐसे बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं को कम आंकने की गलती नहीं करना चाहिए और उनको निरुत्साहित भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर अध्यापकों की इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे भी उनसे जैसे ही प्रतिभाशाली हों, और इसी प्रत्यायन के नियम के अनुसार उन्हें प्राय कम प्रतिभा भी हो सकती है तथा बालकों से माँ बाप के गुणों को ध्यान में रखते हुए वैसी अपेक्षा करना ये सरासर अन्याय है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वंशक्रम के भिन्नता के नियम तथा उससे संबंधित कारणों पर ध्यान दिया जाए तो एक बात तो यह स्पष्ट है कि जो खुलकर सामने आती है यह कि बालक धरोहर के रूप में माता पिता के जो क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स हैं युक्त गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करेगा तथा ये मात्र संयोग की बात है। वह ऐसे गुणों को भी ले सकता है जो दूसरे किसी पूर्वज में हो और माता पिता में ना हो। अतः ऐसी अवस्था में बच्चों को माँ बाप के गुणों के नज़रिए को सामने रखना ठीक नहीं है और निष्कर्ष रूप में अध्यापकों द्वारा किसी बालक की योग्यताओं और क्षमताओं को कम करके समझना और उसकी उपेक्षा करना तथा उसकी प्रगति हेतु कम प्रयास करने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में हतोत्साहन की बातें देखी जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वंशक्रम संबंधी नियम, विशेष करके वह नियम जो बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत में बातें हुई थी, माता पिता अध्यापकों को यह सिखा सकते हैं कि उत्पादक जो कोष हैं, जो जर्म सेल्स हैं, को वंशक्रम की धरोहर के रूप में संक्रमित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और दैहिक जो कोष होते हैं वो नहीं होते हैं। अतः दैहिक तथा शरीर में जो भी रचना संबंधी दोष या विकार हैं उनका स्थानांतरण उनके आने वाली संतानों में नहीं होगा और किसी अपंग माँ बाप की संतानें जन्म के उपरांत अपंग होंगी ऐसी बात नहीं, वो सही भी हो सकती हैं। और इस दृष्टि से बिल्कुल भी यह जरूरी नहीं, अंधे माता पिता की संतानें अच्छी दृष्टि वाली भी हो सकती हैं, कुरूप चेहरा के माता पिता की संतानें अच्छी भी हो सकती हैं। और इसी संदर्भ में जाकर के यह बात भी अच्छी समझ जानी चाहिए कि माता पिता द्वारा अपने अर्जित की गई कुशलताओं, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि, अभिवृद्धि आदि का वंशक्रम प्रक्रिया द्वारा बालकों में हस्तांतरण नहीं हो पाता है और अतः बाल अध्यापक तथा माता पिता को यह भी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि एक संगीतज्ञ का बेटा स्वतः ही संगीतज्ञ बन जाएगा और एक कुशल पढ़ैया स्वर्णकाल का बेटा स्वयं स्वर्णकाल बन जाएगा। इन कुशलताओं को लेकर के पैदा होता था। यह बात हो सकती है कि बालक इन कुशलताओं को की विकास से संबंधित आवश्यक योग्यताओं और क्षमताओं को वंशक्रम की धरोहर के रूप में ग्रहण कर लिया जाए तथा फिर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण तथा उचित वातावरण प्रदान करके आवश्यक ऊंचाइयों पर पहुंचाने में प्रयत्न किया जाए। तो ये सारी बातें थी जो हमने वंशक्रम के बारे में बातें आप लोगों से की। अब हम लोग एक वीडियो का जो वातावरण पर होगा तो वातावरण के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। यहाँ हमने वंशक्रम के बारे में बताया, कैसे यमज बच्चे होते हैं, कैसे सम यमज होते हैं, कैसे भिन्न यमज होते हैं और किस तरीके से निषेचन के पश्चात बच्चे होते हैं। ये सारी बातें हमने बताई। फिर कुछ उसके जो सिद्धांत थे, सिद्धांत भी हमने बताए, निरंतरता का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, संक्रमण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत बताए और सिद्धांतों के द्वारा कुछ नियम भी बताए, जिसमें प्रत्यायन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम। इसके पश्चात शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, इस उपयोगिता को भी हमने देखा और किस तरीके से ये जो नियम है, वंशानुक्रम है, एक शिक्षक को जानना, उसका ज्ञान रखना बहुत ही उपयोगी जरूरी है, जिससे कि बच्चे के वंशक्रम को ठीक प्रकार से समझ करके उससे बुरा बर्ताव या उसको तिरोहित जैसे या प्रोत्साहित करने वाले कार्य ना हो सकें। जिससे अक्सर देखा जाता है कि अगर माता पिता कम बुद्धि के तो उसके बालक को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हारे तो वंश में ही मूर्खता विद्यमान है। या जो तीव्र बुद्धि के हैं तो माता पिता हैं तो ऐसे जरूरी नहीं कि उनके संतानें भी तीव्र बुद्धि की होंगी, बल्कि वंशानुक्रम औसत की ओर ले जाता है ना। जो
बहुत हाई लेवल के हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका संतान उतनी हाई लेवल, बल्कि कुछ कम भी हो सकता है। जो बिल्कुल मूर्ख हैं उसकी संतानें ज़रूरी नहीं कि उतनी ही मूर्ख हों, बल्कि थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ सकता है, उसका बुद्धि लब्धि स्तर बढ़ सकता है। तो इन सारी बातों को भी ध्यान में एक शिक्षक को रखना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे की वास्तविक क्षमता है, वास्तविक उसकी वंशक्रम है, उसको समझ करके उसके अनुसार उसको ज्ञान दिया जाए, उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए, जिससे उसमें यहाँ प्रोत्साहन की बातें ना हो, बल्कि उसको एक तरीके से प्रेरणा की बातें मिले, उसको निराशा नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहन, फीडबैक और अच्छी बातों से उसको उसके साथ पेश आना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपना आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेकर के वातावरण के संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।